Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के दो चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हीरोन्स फार्मूला। और इन दोनों चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं इन वन शॉट। तो जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग के वीडियो में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 9th के लिए मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं हर वीडियो में दो चैप्टर को कवर करूंगा। तो उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें हम लोगों ने कवर किया था नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल, और आज ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हीरोन्स फार्मूला। और रीजन क्या है इन दोनों चैप्टर्स को साथ में लेने का, वो ये है बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हीरोन्स फार्मूला दोनों ही छोटे चैप्टर्स हैं, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना है इन दोनों चैप्टर्स में, तो इस वजह से मैंने इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन किया है। तो आई होप इस चैप्टर्स के इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने अभी तक इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर आपके डाउट्स हैं या आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कुछ रिवीजन करना है, आपको इन वीडियोस से कोई भी अगर डाउट है वो सारे डाउट आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि साथ ही साथ आप इन वीडियोस को देखते हुए आप नोट्स भी प्रॉपरली बनाएं, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो इन वीडियोस को वॉच करने का, देखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप इससे फ्रूटफुल रिजल्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इससे साथ ही साथ वीडियो को देखते देखते आप साथ ही साथ प्लीज नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हम लोग एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको थॉरली डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करेंगे और थॉरली उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से हमारा वीडियो का सीक्वेंस रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली दो एक्सिस के बारे में, ठीक है। और वो दो एक्सिस होंगी, एक एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, दूसरी होगी हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वो एक्सिस होती है जो बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप ओरिजिन से ठीक है राइट हैंड साइड पे मूव करते हो तो नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो, ठीक है। अगर उसी सेम वे में अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ना स्टार्ट करोगे तो नंबर्स क्या होंगे, आपके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आप ओरिजिन से नीचे आते हो तो भी आपके नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप सेम मैनर में ओरिजिन से अपर साइड पे मूव करते हो तो नंबर हमारे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अभी इसका क्या मतलब है, क्यों है, हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। बस अभी तक हमने आपको ये बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग जो भी नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सपोज करो कोई नंबर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम एक्स में चल सकते हैं या तो वाई में, डायगोनली हम लोग मूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स में चलेंगे। हमेशा याद रखना कार्टेशियन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई यही हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या बताता है कि x एक्सिस की दूरी, ठीक है, x एक्सिस की दूरी कितनी डिस्टेंस इसने x में ट्रेवल की है, तो 3 यूनिट्स ट्रेवल किए। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको y में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये y बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, कितना चला है इसने, 2 यूनिट चला है, तो 3,2।
ये क्या हो गया, इस पॉइंट की पर्टिकुलर लोकेशन हो गई। अब देखो ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस को मैथ्स में हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। अगर स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेना। एक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और वाई डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट मैथ्स में बेसिकली। ठीक है, अगर कोई बोला गया है आपसे ऑर्डिनेट कहीं पे लिखा है, इसका क्या मतलब है, वाई डिस्टेंस दी हुई है। अगर एब्सिसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, एक्स डिस्टेंस दी हुई है। अब देखो ये जो x है और y एक्सिस है, जब ये दोनों एक्सिस मिल जाती है ना टुगेदर, तो x और y एक्सिस मिल करके क्या बनाती है, एक प्लेन फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, प्लेन फॉर्म करती है। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या हो गया, प्लेन मतलब ये आपका हाथ, ये क्या है, एक प्लेन। मतलब यहाँ पे एक हो गई एक्स एक्सिस, एक हो गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस को आप जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में जो हम लोग पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, इस सिस्टम को, इस जिस पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे वो एक्स कॉमा वाई से करोगे। और ये एक्स कॉमा वाई क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे हमको इतना तो आइडिया हो गया कि हम एक्स और वाई प्लेन में किस तरीके से पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके 3 और 2 यहाँ पे क्यों लिखा है ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब उसके बाद, अब इतनी सारी चीजें हो गई, अब हमको ये बहुत सारी यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको लिस्ट कर दी है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये चीज जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिमेट्री में जो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एब्सिसा कोऑर्डिनेट, ये बेसिकली यूज क्यों हो रहा है, हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का तो हम लोगों ने मतलब पहले जो हम लोगों ने कुछ क्लासेस में पढ़ा था वो तो लाइंस एंड एंगल्स है ना, वो एंगल वगैरह पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका क्या मतलब है। देखो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा, अगर मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं इसकी, इस चैप्टर की रिलेवेंसी की, तो बहुत ज्यादा है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे सपोज एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे सर्कल है। सपोज करो ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब इस अर्थ में ये बीच से जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ये क्या लाइन हो गई, ये सपोज करो ये हमारी हो गई लैटिट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, लैटिट्यूड्स हो गई। अब ये लैटिट्यूड्स हो गई, उसके बाद इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लॉन्गिट्यूड्स आ गई। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो कार्टेशियन, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी अब समझो। बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने इस लोकेशन की, ठीक है, कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ उस टाइम पे, आप कभी भी जनरली अगर आप किसी को अपनी एड्रेस आप किसी को सेंड करते हो तो वो एड्रेस किस तरीके से कोई समझता है। देखो जैसे आपने अपना एड्रेस भेजा, मैं अपने एड्रेस की बात करूँ, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अपना एड्रेस किसी ऐसे पर्सन को भेज रहा हूँ जो विद इन इंडिया में रहता है, तो क्या होगा, मैं अपने एड्रेस जो स्टार्ट करूंगा वो स्टेट वाइज स्टार्ट करूंगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट से है, कि मेरा स्टेट है यूपी, ठीक है, उसका पिन कोड है ये, उसका सिटी नाम, उसका सिटी का नाम ये है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है, स्ट्रीट नेम ये है, और फिर उस स्ट्रीट नेम में मेरा ये हाउस नंबर है। इस तरीके से आप अपना एड्रेस बताते हो। लेकिन अगर उसी सेम टाइम पे अगर आप समझो कहीं आप किसी जंगल में हो, या कहीं आप समुद्र में हो, बीच में कहीं, ठीक है, कोई एक टापू है, ठीक है, आइलैंड, तो वहां पे अगर आप किसी भी आइलैंड की या अपने जंगल में कहीं पे भी अगर आपको अपनी लोकेशन किसी को बतानी है तो किस तरीके से बताओगे। आपके पास क्या कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है,
क्या आपके पास वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट है, क्या आपके पास वहां पे कोई सिटी है, नहीं है, ठीक है, आप वहां पे अपनी लोकेशन को नहीं बता सकते हो। इस वजह से हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस वजह से बेसिकली वहीं पे ही नीड हुई, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया गया। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्लेन होता है, प्लेन होता है जिसमें हमारे पास कितनी एक्सिस होती है, दो एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। सेम उसी तरीके से हमने पूरी अर्थ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। अब इस अर्थ में कहीं पे भी अगर आपकी कोई भी लोकेशन है तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली ये मेथड यूज होते हैं बेसिकली आपका जब भी आप कहीं रिमोट लोकेशन में चले जाओ या फिर आर्मीज में, राइट, आर्म फोर्सेस में, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर अपनी लोकेशन को सेंड करना चाह रहा है तो वो स्पेसिफिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से भेजता है, ठीक है, कि हमारा लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये, इस तरीके से लोकेशन को सेंड किया जाता है ताकि किसी भी पर्सन की पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रेस किया जा सके, ठीक है। अब इसके कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे। देखो फोटोकॉपी मशीन देखिए ना, फोटोकॉपी मशीन क्या करती है उससे पहले समझते हैं। जैसे कि फोटो वाला जो कैमरा होता है ना, देखो जो पहले जमाने के जो फोन आते थे वो बटन वाले आते थे, है ना। अब बटन वाले जो फोन आते थे उसमें स्क्रीन कितनी होती है, छोटी सी स्क्रीन होती थी, ज्यादा बड़ी तो होती नहीं थी, छोटी सी स्क्रीन होती थी। ये फोन हो गया, इतनी बड़ी तो स्क्रीन होती थी, है ना। फिर उसमें हमारे पास ये कुछ बटन आ जाते थे इस तरीके से, है ना, ये हमारे पास बटन है। तो अब इसमें जब स्क्रीन ही इतनी छोटी है, ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारे पास कैमरा आते थे ना स्टार्टिंग के टाइम पे जब कैमरा इंट्रोड्यूस हुए तो कितने आते थे, 1 मेगापिक्सल कैमरा, 2 मेगापिक्सल कैमरा। मतलब क्या होता था, 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का आप जो भी उस कैमरे से जो भी आप फोटो क्लिक करोगे, वो कैमरा अगर वो 1 मेगापिक्सल का है तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी पिक्चर को 1 मेगापिक्सल्स में, ठीक है, 1 मेगापिक्सल्स में वो डिवाइड कर देगा। अगर वही 2 मेगापिक्सल का है तो माना जाता था ना कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा 1 मेगापिक्सल से ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो आपकी जो पर्टिकुलर जो आपने जो भी सेम इमेज खींची है, आपने क्लिक की है, उस पर्टिकुलर इमेज को वो 2 मेगापिक्सल में ब्रेक कर देगा। तो होता क्या था बेसिकली कि अगर आपने कोई भी एक इमेज की फोटो क्लिक की, अब उसने उस इमेज को 2 मेगापिक्सल मतलब समझो या फिर 1 मेगापिक्सल, ये छोटे छोटे पिक्सल कभी भी आप जब इमेज को जूम करोगे आप देखोगे वहां पे ना बॉक्सेस बने होते हैं, कलर टाइप के, कलर के बॉक्सेस बने होते हैं। तो आप बिल्कुल जूम करते जाओगे ना, एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे जो इमेज है वो बेसिकली क्या है, कुछ इस तरीके से कलर टाइप के बॉक्सेस बने होते हैं, रंग बिरंगे बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से। अब जब आप उसको जूम आउट करोगे तो फिर वहां पे आपको क्या दिखती है, एक कलर्ड इमेज दिखती है बनी हुई। इसी तरीके से तो होता है ना। तो अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर जो आपका कैमरा है ना, जब भी आपने उस कैमरे से फोटो को क्लिक किया तो वहां पे हुआ क्या कि उसने सबसे पहले तो उस एरिया को एनालाइज किया, और उस एरिया को एनालाइज करने के बाद जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपने जिस भी एरिया की जिस भी आपने सीन की फोटो क्लिक की, ठीक है, उसने क्या किया, उस पूरे सीन को खूब सारे मेगापिक्सल्स में बांट दिया। अब जैसे ही उस मेगापिक्सल में बांटा, अब वहां पे वो स्टार्ट हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब उसने क्या किया, अब यहाँ पे उसने इस तरीके से एक उसने माना एक्स एक्सिस, एक उसने माना हमारी वाई एक्सिस। अब देखो, अब उसने किस तरीके से जब फोटो आप कैमरे को क्लिक करते हो, किस तरीके से आप वो कैमरे में स्टोर होती है, किस तरीके से वो प्रोसेस होती है, वो समझो। इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉक्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। उसने कहा ओके ये पर्टिकुलर बॉक्स की लोकेशन सपोज 0,1 या 1,1, इसकी है 3,2, इसकी 4,2। अच्छा, तो उसने आइडेंटिफाई किया कुछ इस तरीके से किया, 1,2 पे एक पिक्सल का कलर है कुछ पिंक, ठीक है। फिर उसके बाद 2,1 पे पिक्सल का जो कलर है वो है ब्लू। इसी तरीके से 3,2 पे पिक्सल का कलर है हमारा व्हाइट। इस तरीके से उसने पूरे 2 मेगापिक्सल जितने मतलब मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं ना, उन हर पिक्सल का डेटा जो कैप्चर किया है वो इन फॉर्म ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लिया, वो इस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में उसने कैप्चर कर लिया।
अब उसके बाद क्या किया, जैसे ही आपने फोटो को क्लिक किया उसने सारे डेटा इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अपने स्टोर किया। उसके बाद वो जब प्रोसेस करता है, प्रोसेस किया उसने, फिर उसके बाद वो फिर से इसी तरीके से उसने क्या किया, हर ब्लॉक को, जैसे उसने उसको याद हो गया था ना कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये कलर था, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये कलर था, तो उसने उस सब को फिर से रीअसेंबल कर दिया और आपकी फोटो फिर से फॉर्म हो गई। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हमें पिक्चर्स आती हैं। इस तरीके से बेसिकली कैमरा आपकी फोटोज को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसीलिए कैमरे का पिक्सल जितना ज्यादा होते हैं कैमरे की क्वालिटी उतनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पिक्सल जितने ज्यादा हो जाते हैं। अब समझो, अगर ये एक कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, अब उसको आपने 4 हिस्सों में बांटा, तो अब एक तो हो गया 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे खाली 4 टाइप के कलर ही तो मतलब हो सकता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर है तो यही तो 4 ब्लॉक है जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अब उसी सेम जगह पे अगर आपने इसी बड़े ब्लॉक को, अगर आपने मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स में, आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ कलर जितना ही ज्यादा आप जैसे देखो, जैसे ये हमारा कोई भी आप पिक्चर आप जब क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे आपको नॉर्मली एक ना व्हाइट बैकग्राउंड दिखता है, कहीं पे अपना ओवरऑल कलर दिखता है, बट जब आप उसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे दिखता है कि अच्छा ये जो व्हाइट कलर ना ये इन कलर से मिल करके बना है, वहां पे फिर पिक्सल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं। करेक्ट है ना? तो उसी तरीके से जितने ज्यादा पिक्सल बढ़ाओगे उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हेल्प करता है फोटोज को क्लिक करने में। ठीक है, तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का बिहाइंड द सीन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं फोटोकॉपी मशीन की बात करूं, फोटोकॉपी मशीन में क्या करते हैं हम लोग, पेपर रखते हैं और सेम उसी सिनेरियो पे, सेम उसी मेन क्या बोलेंगे उसको, वर्ड नहीं आ रहा है, सेम उसी फॉर्मेट में हमें फोटोकॉपी मिल जाती है। तो फोटोकॉपी मशीन में क्या करती है, जैसे ही आप फोटोकॉपी मशीन में ग्लास के ऊपर अपना पेपर प्लेस करते हो तो एक ग्रीन कलर की लाइट आती है ना, वो ऐसे स्कैन करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोटोकॉपी आती है, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली हर वो डॉट का कोऑर्डिनेट्स को रिकॉल करती है। अच्छा, इस डॉट पे, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ये कलर है, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ये कलर है, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ये कलर है, उस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर लिया। अब जैसे उसने डेटा स्टोर किया, ठीक है, फिर उसके बाद अब जब वो प्रिंट करेगी वो उसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वही कलर्स को प्रिंट करके आपको दे देगी। तो वहां पे भी हमारा क्या यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी जोमेटो या फिर ओला उबर से जब भी हम लोग कोई भी राइड बुक करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा गूगल मैप है, गूगल मैप पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी लोकेशन को टर्न ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग लोकेशन को टर्न ऑन करते हैं वहां पे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर के अंदर भी कहीं पे खड़े हुए, तो ये तो नहीं दिखाता है कि आप इसी घर में हो। कभी कभी क्या दिखाता है, अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ पे दिखाता है ये आपका घर है, जब आप उसको जूम करोगे और उस घर के अंदर आप यहाँ पे पर्टिकुलर खड़े हो, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना कि घर के अंदर भी आप यहाँ पे खड़े हो, तो वो उतनी पिन पॉइंट लोकेशन कहाँ से गूगल को पता चलती है, वो पता चलती है आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सिस्टम से, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर उसी पॉइंट्स की, उसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से ही हम लोग बेसिकली ये जो राइड्स वगैरह है ना इनको बुक करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने राइड अपनी बुक की, हमने अपना लोकेशन ऑन किया तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो गई। अब हमको कहाँ पे जाना है वो हमें लोकेशन डालनी है, हमने वो इनपुट डाल दिया। तो बेसिकली सपोज करो कि हमें जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब गूगल की हेल्प से क्या हुआ कि पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस हो गई। अब गूगल ने आपका यहाँ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां से क्या किया, आपकी लोकेशन को क्या किया, कैलकुलेट किया। सपोज करो कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर आ गई, एक्स किलोमीटर आ गई लोकेशन। अब वो एक्स किलोमीटर की जो लोकेशन हाई है उसी के बिहाफ पे आपको क्या होता है, पैसे जो होते हैं ना वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सपोज, तो देखो यहाँ पे भी जो बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है, गूगल हमारा वर्क कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ये जो एप्स वर्क कर रहे हैं ये किस पे वर्क कर रहे हैं, ये जैसे हम जब ओला उबर राइड बुक करते हैं या जोमेटो में कभी भी हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, तो बेसिकली जो पिन पॉइंट लोकेशन जो हमारी ट्रेस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, वो हमारी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से की जाती है। तो अब इसके हमें, मुझे लगता है ये इतना इनफ होगा। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल
यूज क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अब हमको क्वेश्चंस किस तरीके से, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि जोमेटो वाले ने क्या आया, क्या ऑर्डर किया, या ओला उबर में आपको कहाँ जाना है, ये सब नहीं आएगा। ये बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, उसके रिगार्डिंग हमको क्या पढ़ना है। तो एक्स एक्सिस बात करी, वाई एक्सिस बात करी, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, अगर आप दोनों को मिला देते हो तो क्या बनता है, प्लेन। उस प्लेन के अंदर अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को, उस प्लेन के अंदर अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हो तो वो कुछ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होती है, और ये एक्स कॉमा वाई क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई एक्स कॉमा वाई की। के बाद एक और फटाक से, एक और, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जब भी ये दो एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, समझना, जब भी ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं तो ये पूरे प्लेन को चार भागों में डिवाइड करती है। मतलब ये पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है। एक प्लेन तो हो जाता है हमारा जिसमें देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव साइड है, ठीक है। एक हमारा ये वाई एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव है। ये हमारा एक्स नेगेटिव है, ये हमारा वाई नेगेटिव। तो एक प्लेन तो हो गया हमारा ये, एक हमारा हो गया ये वाला साइड, एक हो गया हमारा थर्ड ये साइड, ये हो गया हमारा फोर्थ साइड। तो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस ने मिलके इस पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अब ये चारों पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट प्लेन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पूरी चीज थी, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार, आपने उसको इक्वली चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे चार क्वाड्रेंट्स हो गए। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा, ये भी वाई भी पॉजिटिव है। तो देखो जो भी एक्स और वाई आएगी आपकी वैल्यू, जो भी एक्स और वाई के आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, अब यहाँ पे एक्स का कुछ भी कहीं पे भी इस पूरे प्लेन में, जो कि एक्स भी हमारा इन्फानाइट आगे बढ़ रहा है और वाई भी हमारा इन्फानाइटली एक्सटेंड हो रहा है, तो इसमें कहीं इस प्लेन पे भी, इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर आपको और कोई भी पॉइंट को अगर आप लोकेट करोगे तो एक्स और वाई पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो हमारा एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है ना, ये बात समझ गई। अब अगर समझो, अब अगर आप कहीं सॉरी यहाँ पे हो सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आप रहोगे तो हमारा एक्स क्या है, घट रहा है, और वाई क्या है, बढ़ रहा है। मतलब एक्स डिक्रीजिंग है, वाई इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं, एक्स हमारा नेगेटिव होगा बट वाई हमारा स्टिल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब देखो, अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप बात करो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जब रहोगे तो देखो एक्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा नेगेटिव है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बट वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमको याद कर लेना है। अगर पहले तो समझो, समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है जहां पे एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि जहां पे एक्स हमारा नेगेटिव हो बट वाई हमारा पॉजिटिव हो। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, जहां पे एक्स हमारा क्या हो, नेगेटिव हो और वाई भी हमारा नेगेटिव हो। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, जहां पे एक्स हमारा पॉजिटिव हो बट वाई हमारा नेगेटिव हो। यही बेसिकली फोर क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये चारों क्या है हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें से ये यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब इन क्वाड्रेंट्स में हम लोग किस तरीके से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। सपोज करो ये फिर से हमारा एक कार्टेशियन प्लेन बन गया, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, यहाँ पे -1,
ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव। अब सपोज करो एक पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे, ठीक, तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे। अब इन चारों पॉइंट्स की हमको क्या फाइंड करनी है, लोकेशन बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है जेड। अब ए पॉइंट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ए पॉइंट के लोकेशन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे? सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस में देखेंगे कितना चल रहा है, हम ये थोड़ा सा दूर हो गए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम कितना चले 3, और वाई एक्सिस में कितना चले, ये देखो, ये तो हो गया एक्स एक्सिस में, ये हो गया वाई एक्सिस में। एक्स में आप कितना चले हो 3, वाई में आप कितना चले हो 3। उसी तरीके से इधर देखो, इधर आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो 4, और वाई एक्सिस में कितना चले हो 2। तो मतलब ये हो गया कुछ। अब यहाँ पे एक्स कितना है -4, और वाई कितना है +2। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट के लिए आप एक्स में तो -2 चले हो, और वाई में भी कितना चले हो -2, देख रहे हो, तो -2, -2। यहाँ पे डी पॉइंट के लिए देखो, तो डी पॉइंट के लिए आप एक्स में कितना चले हो 3, और वाई में कितना चले हो -3। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये जो एक्स डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करेगा क्वेश्चन पे, क्लास स्पेशली क्लास 9 के लिए। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। सपोज करो आपके पास कोई एक स्टडी टेबल है, ठीक है, ये है कोई एक स्टडी, ठीक है। अब बोला है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। सपोज करो कोई जो टेबल लैम्प है वो कहीं यहाँ पे रखा, ये टेबल लैम्प। अब हमें इस टेबल लैम्प की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या मान लें, ओरिजिन मान लें। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, हमेशा याद रखना 0,0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। ये हमारा हो गई, ये सपोज करो एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। सपोज करो कुछ इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये कुछ ए दूरी पे रखा होगा, या मान लेते हैं कुछ एम डिस्टेंस पे रखा होगा, और ये जो है कुछ हमारा एन डिस्टेंस पे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एम कॉमा। इस तरीके से हम लोग किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत बड़ा आ गया। देखो पहले, इससे पहले ना हम लोग कुछ और क्वेश्चन है। ये देखो, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के क्या कोऑर्डिनेट है, अब यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट बताओ। देखो एक्स में आप कितना चल रहे हो -5, वाई में कितना चल रहे हो 2, तो ये क्या हो जाएगा -5, 2। फिर क्या बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहाँ पे हमारा, सी ये, सी पे जाने, किसी पे पहुंचने के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ रहा है 5, और वाई में कितना चल रहा है -5। तो ये हो गया हमारा सी के कोऑर्डिनेट, है ना। फिर उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करो, पॉइंट का बेसिकली आपको नेम बताना है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 हो। तो -3 क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस ये, और -5 यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या है ई, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -5। उसके बाद क्या है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब ऐसे पॉइंट्स बताओ जो कि 2, -4 पे हो, राइट, बेसिक पोजीशन का 2, -4। तो हमारा वहां पे एक्स क्या है +2, और वाई क्या है -4। ये क्या हो गया जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -4। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ क्या पॉइंट डी का मतलब क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या है एक्स डिस्टेंस। तो पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब एक्स डिस्टेंस बताओ डी पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 यूनिट है। आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो चाहो तो, लेकिन एब्सिसा कितना हो जाएगा 6 होगा।
द ऑर्डिनेट, अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच के ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मतलब वाई डिस्टेंस। अब ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे -3 है, लेकिन इसका एब्सिसा क्या है, -5, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डिनेट पूछा है तो बस आंसर यहाँ पे आप लिख दोगे -3। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, अब एल यहाँ पे कहाँ पे, एल ढूंढो, एल 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 तो कहीं पे है ही नहीं। ई ई एच ई सी डी, एल पॉइंट तो भाई साहब कहीं है ही नहीं, भी देखिए क्या, एम पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब अगर एल पॉइंट देखो, सपोज करो, अच्छा ये है तो भाई एल पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या आप कहीं एक्स एक्सिस में कुछ भी चल रहे हो, एक्स एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, नहीं कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा 0, बट वाई कितना हो जाएगा 5। उसी तरीके से एम भी कहीं पे लिखा होगा, या इसको भी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम कहाँ है भाई, एम एक्स है, बी है, एल है आपका, एच वाई मिल गया, एम का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो मान लेते हैं एम हमारा कहीं कुछ यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, एम का पॉइंट हो गया। अब एम का पॉइंट के लिए आप सपोज करो, अगर क्या बोलोगे, अगर ये पॉइंट हमारा एम से आप डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो एम हमारा क्या है आपका -3, वाई कितना है हमारा 3, तो -3, क्या हो गया हमारा, एम का पॉइंट हो गया। इस तरीके से बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कह सकते हो जो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ P A, B lies on second quadrant, then which of the following is true about A and B। देखो अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे हमारा x क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x हमारा नेगेटिव का मतलब क्या, जो चीज 0 से छोटी होती है, तो a हमारा क्या होगा, 0 से छोटा, मतलब देखो यहाँ पे a 0 से बड़ा है, तो खत्म हो गया, काटो इसको, इसको भी काटो। सी पॉइंट क्या है, ए से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं बी की, बी क्या रहेगा, बी हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 से बड़ा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी हमारा छोटा हो नहीं सकता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट है जो कि हमारा नेगेटिव साइड में कहीं एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स दे दिए। 10 यूनिट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव 10 नहीं होगा, -10, क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव साइड में आप 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वाई एक्सिस में कुछ भी ट्रेवल करे हो, नहीं ट्रेवल करे हो, तो एक्स तो हो गया -10, वाई कितना हो गया 0, तो -10, 0, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट विल -3, 4 लाई। अब यहाँ पे x हमारा नेगेटिव है, मतलब ये y हमारा पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर उसके बाद द पॉइंट फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम साइंस विल इन, सेम साइन कहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव बट y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव बट y हमारा नेगेटिव, यही होता है। तो सेम साइन कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में है, फर्स्ट और थर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया, इन हाउ मेनी पार्ट्स प्लेन डज द एक्सिस डिवाइड, द एक्सिस का क्या मतलब है, देखो अगर सिंगल आप x को बोलोगे तो क्या है वो एक्सिस, y क्या है हमारा एक एक्सिस, लेकिन आप जब x और y दोनों को मिला करके बोलते हो तो क्या फॉर्म होता है, एक्सेस फॉर्म होता है, एक्सेस बोलते हैं। द एक्सेस डिवाइडिंग, मतलब ये दोनों एक्सिस एक प्लेन को, जब x और y एक्सिस दोनों मिलती हैं तो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, क्या बोला था मैंने, 4 पार्ट्स में, क्योंकि तभी तो 4 क्वाड्रेंट पढ़ते ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते। उसके बाद
0.0,3 लाइज। अब ये 0,3 कहां पे लाई करेगा, देखो ये तो हो गया हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पे x कितना है 0 बट y कितना है 3, तो ये हो गया 0,3। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। अब देखो कहीं पे लाई क्वाड्रेंट में तो आ नहीं रहा है, ये ऑन द एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर है, और किस एक्सिस पे, y। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हमारा सबसे बड़ा वाला जो सबसे ज्यादा लिखा था ना, लेंथी क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो एक कहानी लिखी हुई है। क्या लिखी है, स्ट्रीट प्लान आपको डिजाइन करना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. ठीक है, these two roads are along north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. मतलब हर डायरेक्शन में 5-5 सड़कें हैं। और हमको ग्राफ को इस तरीके से बनाना है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 200 मीटर को। ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बना लिया। अब देखो यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करो तो क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो क्या बोला है, दो रोड्स प्लान करनी है सेंटर ऑफ द सिटी, दीज टू रोड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब 5-5 सड़कें हैं, तो मतलब हमको 5-5 सड़कें बनानी पड़ेंगी। एक हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कलर चेंज कर लेते हैं क्या, कलर चेंज कर लेते, कलर ले लें। एक तो ये सड़क हो गई, 1 2 3 4, ये कुछ सड़कें हो गई, 5 सड़कें जो कि किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ में भी उसी तरीके से, नॉर्थ साउथ में भी 5 सड़कें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने सड़क बनाई। There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 cross streets, okay? One running in the north-south direction and another running in east-west direction. Each cross street is referred to the following manner. If second street is running in the north-south direction and fifth in the east-west. अच्छा, देखो जो सेकेंड स्ट्रीट है इज रनिंग इन नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में ये वाली है स्ट्रीट्स, तो ये हो गई, एक तो हो गई ये नॉर्थ साउथ में, सेकंड स्ट्रीट ये हो गई है ना, ये वाली स्ट्रीट है पर्टिकुलरली, इसको हमने पकड़ना है, ये वाली स्ट्रीट हो गई है ना। और उसमें से फिफ्थ स्ट्रीट को देखना है कहाँ गई, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। तो 1 2 3 4 मतलब ये हमारा एक पर्टिकुलर क्रॉस पॉइंट हो गया। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,5। देखो क्योंकि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, ये तो नॉर्थ साउथ वाली दूसरी स्ट्रीट है ये, है ना, और ये ईस्ट वेस्ट वाली कितनी है, फिफ्थ स्ट्रीट है, तो 2,5। ठीक है, हो गया ये। अब और क्या बोला है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। 4,3 का मतलब क्या है, अब देखो हमारे पास हमें बेस सेम लेकर के चलना है। बेस में क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे कि ये 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वैसे ही 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। 1 2 3 4 फोर्थ स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये वाली फोर्थ। ठीक है, और थर्ड स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन 1 2 3, मतलब ये वाली होगी डायरेक्शन क्या, 4,3। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। 3 क्या है हमारा, नॉर्थ साउथ वाली, 1 2 3 4, कौन सी, ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 3,4। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम लोग स्ट्रीट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बस सिर्फ डायरेक्शन जो दी हुई है ना उसमें कंफ्यूज मत होना,
अगर ये आपने प्रॉपरली आपने बना लिया, ठीक है, एक्स और वाई को बना लिया, उसके बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या, सीधी सीधी सड़कें बना दो, है ना। हमने स्ट्रीट को हमने विथ यहाँ पे दी नहीं है, उतना डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है, तो वो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे स्ट्रीट को रिप्रेजेंट किया है एक सिंगल लाइन से, ठीक है। अब क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या है, कहीं पे जहाँ पे आपका एक सिंगल हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली जहाँ पे मिलेगी ना, वहीं पे आपका एक क्रॉस स्ट्रीट बनता है। तो उस क्रॉस स्ट्रीट की आपसे डायरेक्शन पूछिए, बेसिकली लोकेशन पूछिए, तो वो हमने यहाँ पे इजीली बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स में, उसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बस ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या, किस में यूज करते हैं, ट्राइंगल्स में यूज करते हैं। तो ट्राइंगल्स में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो भाई साहब ट्राइंगल में के लिए, ट्राइंगल का जो एरिया निकालना होता है उसके लिए तो हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर हमें ये पता है कि अगर देखो ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता होगा कि जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है ये किसमें अप्लाई होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होता है, जिसमें ये साइड हमारी क्या होती है, बेस, ये साइड हमारी क्या होती है, एच, हाइट, है ना। इसी तरीके से होता है। और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया अगर हम लोग को निकालना होता है वो क्या होता है, √3a²/4, है ना, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। तो वहां पे उस ट्राइंगल को सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। और उस स्केलीन ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का डेरिवेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि कोई इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब मैं अपनी एक फाउंडेशन सीरीज को लॉन्च करूंगा, उसमें जब मैं इस सेम चैप्टर को जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, वहां पे आप इसका एक डिफरेंस देखेंगे। बट अभी हम लोग अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड पे खाली फोकस है, तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए मोर देन इनफ। तो देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं √S, S-A, S-B, S-। अब यहाँ पे S, A, B और C ये क्या है, तो S जो होता है ये यहाँ पे हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और जो हमारा A, B और C जो है ये हमारी साइड्स है ट्राइंगल, साइड्स ऑफ। अब S की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो S मैंने क्या बताया, सेमी पेरीमीटर। तो मतलब क्या है कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो कि क्या होता है, A+B+C। अगर आप उसी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग सेमी पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया, S = A+B+C/, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये आ गया और दूसरा हमारे पास क्या है, मीटर। तो इन दो फॉर्मूलेस को यूज करके हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये थ्योरी इनफ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। देखो एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और स्पेसिफिकली मेंशन किया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, बाकी जो 2 साइड्स हैं
इन दोनों का जो भी लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। और उसमें क्या दिया गया, 13 सेंटीमीटर दिया, तो मतलब अगर ये 13 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 13 होगा। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस निकालने के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करोगे। अब यहाँ पे ए क्या है, मान लो एक 13 है, दूसरा भी 13 है, तीसरा क्या है हमारे पास 10 है, बाई 2। 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 10 बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा 36 बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर एक लेंथ है, पेरीमीटर एक लेंथ है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी, स्क्वायर में नहीं होगी, क्योंकि पेरीमीटर भी क्या है, एक लेंथ है हमारा, ये याद रखना। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब सिंपली ये वैल्यूज को हम किसमें पुट कर देंगे, हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, उसके बाद 18 माइनस ए, अब ए कुछ भी आप ले सकते हो, मैं स्टार्ट करता हूँ आगे से 13, फिर उसके बाद ये ध्यान रखना, तीनों ब्रैकेट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में है। फिर उसके बाद 18 माइनस फिर से 13, फिर उसके बाद ले लेता हूँ 18 माइनस में 10, ये हो गया हमारा। फर्दर सॉल्व करो, 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, फिर 18 माइनस 13 कितना हो गया 5, उसके बाद 18 माइनस 10 कितना बच गया 8। अब फर्दर सॉल्व करो, अब ये क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू, सेम वैल्यू अगर रिपीट हो रही है 5 इंटू 5, तो मतलब ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो मतलब क्या ये 5 बाहर आ जाता है ना। तो अगर कोई भी सेम वैल्यू 2 बार लिखी है तो उस एक वैल्यू को आप बाहर ले लो। यहाँ पे देखो 5 2 बार रिपीट हो रहा है, मैंने 5 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 18 टाइम्स 8। अब इसको एक बार फैक्टर करो, 18 का फैक्टर करोगे क्या होगा, 2 9 का 18 होता है, 2 इंटू 9, 9 को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 8 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 को फर्दर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर। तो जब ये फैक्टर्स हमने लिख लिया, अब यहाँ पे देखो कोई भी दो के पेयर्स में क्या दिख रहा है, एक तो ये पेयर दिख रहा है, एक हमारे पास ये पेयर है, एक हमारे पास ये पेयर है। तो मतलब एक तो 5 बाहर था ही, एक पेयर ये 2 का आ गया, एक पेयर ये 2 का आ गया, फिर एक पेयर 3 का आ गया। तो 5 टू द 10 टू द 23 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल करके आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है हमारा एरिया निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इन अ ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन एज 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है, एक ट्राइंगल लेना है हमें, इन अ ट्राइंगल साइड्स आर गिवन एज 11 सेंटीमीटर। पहले तो एक ट्राइंगल बना, ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की जो साइड्स गिवन है वो 11 12 और 13 गिवन है। तो अगर ये साइड 11 हो गई, ये 12 हो गई, ये 13, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग लेंथ 12। देखो 12 के करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, उसी के जस्ट ऊपर। ठीक है, जो भी हमारा एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ हमें बताओ। ठीक है, अब उसकी लेंथ हम किस तरीके से बताएंगे, तो भैया लेंथ फाइंड करने के लिए देखो इसी के करस्पॉन्डिंग एक लेंथ है ना, 12 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो यही होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसकी हमें क्या बतानी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, इन अ ट्राइंगल साइड्स आर गिवन एज 11 12 एंड 13, मतलब ये 11 है, ये 12 है और ये 13। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर के जो करस्पॉन्डिंग में जो ये जो यहाँ पे एल्टीट्यूड एक आएगा, इसकी हमें लेंथ बताएं। तो इसकी लेंथ हम लोग किस तरीके से बताएंगे, अब देखो जो हम हीरोल्स फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों को क्या पता करना था, उसमें हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं निकालना, हम खाली आउटर साइड जो है ना वही निकाल सकते हैं। ठीक है, आउटर साइड ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है ए बी सी है और क्या है सेमी पेरीमीटर है, लेकिन वहां पे कहीं पे भी हाइट का तो जिक्र है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक पहले जो हमने इससे पहले कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला पढ़ा है
जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इस चैप्टर के, वो क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वहां पे हाइट वर्ड का जिक्र हो रहा था, मतलब हाइट कह लो या फिर एल्टीट्यूड कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद जो पहले वाला फॉर्मूला था उससे कंपेयर करेंगे और वहां से हम लोग हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ए बी और सी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उससे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, 11 प्लस 12 प्लस 13/2, करेक्ट है। अब 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 13/2, करेक्ट है। 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 23 है। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 23 आएगा। तो ये 23 हो गया प्लस 13। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 6/3/2, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 आ गया, अब इसको सिंपली क्या कर दो, फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो ये 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13, अंडर रूट में 18, 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 बचा हमारे पास। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6। 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे जो कोई हमें सेम पेयर में कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब देखो क्या उसको हम लोग ब्रेक करके हम लोग बना सकते हैं क्या। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 को फर्दर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर आ गया 7, 6 को फर्दर हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब उसके बाद देखो कुछ पेयर में बन रहा है क्या, देखो एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, एक 3 का पेयर ये मिल गया। तो मतलब 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर। अब हमारे पास अंदर जो बचा है वो है 7 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे पास बचा है। तो 6 अंडर रूट 7 3 21, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आ गया, 105। ठीक है, तो 6√105 इज अवर फाइनल आंसर। अब अगर आप इसको चाहो तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, बट अगर ये भी चाहो ये भी आपका फाइनल एक आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकल करके आया है, ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये एरिया की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है। ठीक है, अब एरिया की जो वैल्यू निकल करके आई है, तो एरिया की वैल्यू किसमें आएगी, बाकी यूनिट्स हमको दी हुई है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमको निकालना क्या था, एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको एक और पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक और होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही हाइट हमको निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 अंडर रूट 105 हाफ। अब यहाँ पे बेस क्या लेंगे, इसी करस्पॉन्डिंग निकालना है। बेस हमारा हो गया 12, हाइट हमको निकालनी है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12√105 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा, हाइट है। देखो 12 to 12 कैंसिल, एच की वैल्यू क्या आ गई, 105 अंडर रूट। तो ये हमारी सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आंसर इसका फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद अ साइड ए, फाइंड एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सारी साइड जो होगी वो बराबर होगी। अगर एक ए ये है हमारा, दूसरा ए होगी ये, तीसरा भी ए होगा, मतलब तीनों साइड्स हमारी क्या होगी, बराबर होगी। अब अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना होता है, ए प्लस ए मतलब 3 है। और यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 इक्वल्स टू 3 है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन में 3, 3 6 80 0, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 यूनिट्स आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट्स मेंशन, सेंटीमीटर मेंशन है ना, तो सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 60 आ गई तो इसका क्या मतलब है, इस ट्राइंगल की सारी साइड्स कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमें ये पता चला कि इसकी साइड 60 सेंटीमीटर की है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको सिंपल सा एरिया उसने पूछा है, तो एरिया बताने के लिए क्या करना है, हमको इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमको दिया 180, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 180/2, जो कि क्या हो जाएगा 90।
करेक्ट है। अब उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना फॉर्मूला। उसके बाद एस की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली है 90, फिर 90 माइनस 60 है ना, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, इसका क्यूब लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो 90, तो ये एक 90 माइनस 60 को ऐसे करते हैं, 90 माइनस 60 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे एक 90 माइनस 60 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, देखो 90 यहाँ पे है, 90 माइनस 60 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 इंटू 30 इंटू 30, अब एक पेयर ऑफ 30 तो आ गया बाहर, अब अंदर क्या बचा 90 इंटू 30, तो 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 30 लिख सकते हैं क्या, उसके बाद फिर से 30 आ गया, तो अगेन एक पेयर ऑफ 30 आगे आ गया, बाहर आ गया। अब 30 इंटू 30 कितना हो गया 900, तो अब तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, जो कि क्या है 900√3, और इसकी यूनिट्स क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग हीरोल्स फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो की पॉइंट था वो देखो, स्पेशली यहाँ पे क्या मेंशन किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन किया, तो हम लोगों ने डायरेक्टली पेरीमीटर लगा करके वहां से साइड में निकाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड नहीं दी थी। तो ये बेसिकली हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन हमारा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 meters, 22 meters, and 120 meters. The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब अगर इन दोनों में से एक वॉल जो है इस कंपनी ने हायर की अपना एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए, अब अगर इसको अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने की कॉस्ट क्या है, वो बेसिकली इस तरीके से है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसका आपको 5,000 रुपये सालाना देना पड़ेगा। तो अब इसको इस पूरी वॉल में अपना एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो साइड्स दी हुई है वो क्या दी है, सबसे पहले सभी पेरीमीटर निकालते हैं, वो क्या होगा 122 प्लस 22 प्लस 120 1 में 2, तो 120 और 22 कितना हो जाएगा 242 प्लस 22 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 264 अपॉन में 2, ठीक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद ये जब इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 2 3 6 132 मीटर आ गया, ये आ गया सभी पेरीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। अब देखो अब इसका हमें एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार इससे देखते हैं, ठीक है। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, हालांकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी काम चला सकते हो, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करें। और ऑलवेज मेक श्योर करो हर बार जब भी क्वेश्चन लिखो प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला हर बार लिखो, तो उससे जितनी बार आप क्वेश्चन को लिखोगे, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी फॉर्मूले की, तो इससे आप एग्जाम में ना फॉर्मूला भूलोगे भी। तो देखो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 132, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 132 में से ए कितना है 122, फिर 132 में से 120, फिर 132 में से 22, तो 132 किसका पेयर होता है 12 इंटू 11 का होता है। फिर 132 में से 122 जाएंगे कितना बचेगा 10, 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 2 1, फिर यहाँ पे 22 जाएगा तो कितना बचेगा 110। अब इसको देखो 132 को 12 इंटू 11 लिख सकते हो, इसको 10 हो गया, इसको 2 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं,
अब देखो पेयर क्या बने, एक 11 का पेयर तो ये दिख रहा है, 11 एक बाहर आ गया, फिर एक 10 ये बाहर आ गया, फिर उसके बाद एक 2 का पेयर ये बाहर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ गया देखो बाहर, 2 2 ज़ा 4, तो 11 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 10 ज़ा 120। अब 120 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 11 2 ज़ा 22, 2 11 1 ज़ा 11 और 2 कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया आपका। अब समझो, अब मेन खेल क्या है, आपको कितना, अब आपको यहाँ पे पेमेंट निकालनी है, आपको एरिया नहीं निकालना था, आपको यहाँ पे ये निकालनी थी कि आपको पेमेंट कितना देना है। ठीक है, कितना पैसा पे करना है अगर आप इस पूरी दीवार पे एडवर्टीजमेंट अपना करते हो। तो देखो, आप एक साल के लिए अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर लैंड लेते हो, लैंड एक्विजिशन करते हो, इतना लैंड एक्विजिशन का मतलब वॉल है ना यहाँ पे, अगर दीवार को लेते हो तो कितना आपको पैसा देना है, 5,000 रुपये देना है ना पर मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि हमको तो महीने के लिए देना है। ठीक है? अब महीने के लिए निकालना है तो क्या करोगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। तो एक साल के लिए अगर इतना है तो एक महीने के लिए कितना होगा, तो अगर यहाँ से हम 12 से डिवाइड कर दें, है ना, 12 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, महीने में आ जाएगा ना। अगर यहाँ से अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1/12 क्या होता है, एक महीने ही तो होता है, यहाँ पे भी 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 मंथ की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5000/12। अब हमें क्या निकालना है, 3 महीने के लिए निकालना है, तो इंटू 3 करो बोथ साइड, तो 3 महीने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी आ गई आपके पास, 5000/12 इंटू 3। अब देखो उसके आगे, अब हमें उसके आगे क्या निकालना है, हाँ ये तो आ गया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, लेकिन हमको कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, 1320 का। ठीक है, 3 महीने के लिए 1320, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हमें इसको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 12 क्या बताया था, 12 11 का होता है ना, ये 12 इंटू 11 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 11 हमारे पास कितना होता है, 132 होता है। 12 इंटू 110, 12 12 कटा, कितना आ गया हमारे पास, 5000 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, अब देखो 3 से 5 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया, 33 में 5 3 ज़ा 15, 1 5 3 ज़ा 15, 160, 165, मतलब 1,65,000 रुपए आप दोगे, तब आप जा करके इस एक पूरी दीवार का एडवर्टीजमेंट आप एक साल के लिए कर पाओगे। इस बस यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू, जो पैसे वाला पार्ट है ना, उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। ठीक है, अब हमको इस पूरे एरिया को बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और पीछे वाले में क्या था, हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइड दी हुई है, सबसे पहले क्या निकाल लो, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होगा 15 + 11 + 6 अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 6 2 + 6 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 12, 32/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। अब दी हुई थी यूनिट्स हुई थी मीटर में, तो मैंने मीटर ले लिया। ठीक है, 16 मीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करो, ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद 16 माइनस पहली यूनिट क्या थी 15, फिर 16 माइनस 11, उसके बाद 16 माइनस 6।
अब फर्दर इसको कैलकुलेट करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचा? 5। और 10 किसका होता है? 2 इंटू 5। तो देखो एक तो 4 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 20 रूट। ये किसमें आना था? इंटेंट। तो 20 रूट 2 हमारा क्या है? इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेजरली अब आपके एनसीईआरटी में खाली एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने ले लिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टफ लेवल आपके बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट एरिया था क्वेश्चंस का, तो मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, फिर जो वो चाहे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो या फिर वो चाहे हीरोन्स फार्मूला का हो, मैंने दोनों चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, मेक श्योर करिए कि प्लीज़ जब भी आप लेक्चर्स देखिए, ठीक है, आप प्लीज़ लेट के बैठ के किसी भी तरीके से नहीं देखना है, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ठीक है, पेन से कॉपी में लिखो तभी चीज़ें आएंगी। मैथ इतना ईजी नहीं है समझना। अगर इसमें वीडियोस में कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट में दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके रिजॉल्व कर दें। और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, अगर अभी आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आपको बाद में बनाने हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करके मेरे सारे लेक्चर नोट्स आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।